तो इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे हार्ड डिस्क कंपोनेंट्स एंड परफॉर्मेंस। तो पिछली बार हमने हार्ड डिस्क के बारे में डिस्कस किया था और हमने ये भी देखा था कि क्या क्या इसमें कंपोनेंट्स हैं। तो मेनली जो हार्ड डिस्क के कंपोनेंट्स हैं वो एक तो प्लेटर्स हैं जिन पे हमारा रिकॉर्डेड इंफॉर्मेशन स्टोर होता है, और दूसरा स्पिंडल है जिसमें प्लेटर्स हमारे कनेक्ट होते हैं, तीसरा हेड है, रीड राइट हेड, और मेन यही कंपोनेंट है। बाकी फिर जो उसके अंदर है प्लेटर्स पे, वो ट्रैक एंड सेक्टर के बारे में हमने बात की थी। तो आज मेनली हम जो डिस्क हेड है, तो हेड से रिलेटेड इंफॉर्मेशन और हाउ द हेड इज एबल टू read and write the information on the surface of the hard disk. We will discuss it, as well as we also discuss the performance parameters regarding the hard disk. So starting with this, read write head, तो इसके बारे में थोड़ा बहुत हमने पहले भी डिस्कस किया है। तो रीड राइट हेड बेसिकली क्या है कि जो हमारी असेंबली है, तो कॉमन असेंबली है, उसके सहारे एक कंडक्टिंग कॉइल कनेक्ट होती है हर एक प्लेटर्स पर, तो उसको हम रीड राइट हेड बोलते हैं। तो दैट कॉइल इज एबल टू रीड द इंफॉर्मेशन फ्रॉम द हार्ड डिस्क एज वेल एज to write the information on the surface of the hard disk. तो जब रीड और राइट ऑपरेशन होता है हमारा, तो हेड तो स्टेशनरी रहता है, स्टिल रहता है, और प्लेटर्स रोटेट करती हैं सो दैट कि जिस लोकेशन से इंफॉर्मेशन रीड और राइट होना है वो लोकेशन हमारी हेड के नीचे आ जाए। मतलब ये है कि वो सेक्टर पहले तो हमारा कि क्या है, करेक्ट ट्रैक पर हेड जाएगा, जिस लोकेशन से इंफॉर्मेशन रीड और राइट होनी है। तो पहले तो हेड हमारा रेडियली मूव करेगा, तो करेक्ट ट्रैक पर हेड आएगा, और जब हेड करेक्ट ट्रैक पर आ गया, मतलब उस सर्कल पर आ गया, कंसेंट्रिक सर्कल्स जो बने हुए ट्रैक हम इसको बोलते हैं, उस सर्कल पर आ गया, तो फिर क्या है कि उसके बाद फिर डिस्क रोटेट करती है सो दैट कि हेड के नीचे हमारा करेक्ट सेक्टर आ जाए, जिस सेक्टर से इंफॉर्मेशन रीड या राइट होना है। तो जनरली हार्ड डिस्क में हमारे मल्टीपल प्लेटर्स होते हैं, 2 और 3 4 प्लेटर्स आर देयर, और एक दूसरे पर स्टैक होते हैं, जिसपे हर एक प्लेटर्स का अपना रीड और राइट हेड सेपरेट होता है। तो फ्लॉपी में क्या होता है कि रीड राइट हेड और बेसिकली हेड जनरली हमारा टच करता है सरफेस को, बट हार्ड डिस्क में ऐसा नहीं है। ये सरफेस से कुछ हल्का सा अलग होता है, क्योंकि ये सरफेस से अलग होता है, और जो रीड राइट ऑपरेशन पर परफॉर्म होता है दैट विल बी परफॉर्म्ड बाय प्रोड्यूसिंग द मैग्नेटिक फील्ड। जो हमारी कॉइल हेड है वो बेसिकली कंडक्टिंग कॉइल है, तो जो इसमें इलेक्ट्रिसिटी पास होती है एसएमपीएस के द्वारा, उस इलेक्ट्रिसिटी से मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होता है प्लेटर्स पर, क्योंकि प्लेटर्स में हमारा जो होता है वो मैग्नेटिक मटेरियल की कोटिंग होती है। तो ये सरफेस के बहुत क्लोज होता है, बट सरफेस को टच नहीं करता है। तो जो डेटा रीड होता है या राइट होता है वो स्पिनिंग या घूमती हुई डिस्क पर ही होता है। घूमती हुई डिस्क पर मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करके राइट होता है, या फिर घूमती हुई डिस्क से सिंपली रीड होता है। तो राइटिंग के लिए तो क्या है, मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होता है, जिससे मैग्नेटिक पैटर्न उस मैग्नेटिक सरफेस पर प्रोड्यूस हो जाता है और इंफॉर्मेशन हमारा राइट हो जाता है पैटर्न में। तो हमारा जो इंफॉर्मेशन है वो बेसिकली मैग्नेटिक एनकोडेड इंफॉर्मेशन है सरफेस ऑफ द डिस्क पर। तो
रीड राइट हेड एंड ट्रैक सेक्टर में क्या रिलेशन होता है, अभी मैंने बताया कि पहले तो हमारा जो हेड है वो रेडियली मूव करता है तो करेक्ट ट्रैक पर आता है, और उसके बाद करेक्ट ट्रैक आ गया तो कौन से सेक्टर से इंफॉर्मेशन रीड राइट होना है, उसके बाद डिस्क तेजी से रोटेट होती है और हेड के नीचे करेक्ट सेक्टर आ जाता है। तो इसके बाद फिर वो ऑपरेशन परफॉर्म हो जाता है रीड राइट। तो अब एक सिचुएशन होती है हेड क्रैश की, जब हम बोलते हैं कभी कभी हार्ड डिस्क खराब हो गई या हेड क्रैश हो गया, तो समटाइम्स क्या होता है कि जो हेड है हमारा हार्ड डिस्क से थोड़ा ऊपर जो माउंटेड है, अगर वो कभी रगड़ खा जाता है हार्ड डिस्क पे, तो सरफेस क्या होती है हमारी एक्सीडेंटली, अगर सरफेस स्क्रैच हो जाती है, यानी जो हेड है वो एक्सीडेंटली सरफेस को टच कर देता है, तो या तो हमारी ये तीन सिचुएशन की वजह से हमारा जो है वो हेड क्रैश होता है। या तो ड्राइव हमारी ड्रॉप हो जाती है, या फिर कहीं ऊपर नीचे इस तरह हो गया कि वो टच हो गया एनीवे, या फिर इलेक्ट्रिकल कोई मल फंक्शनिंग हो गया, बहुत तेजी से वोल्टेज आ जाए या कोई इलेक्ट्रिकल फॉल्ट हो जाए अचानक, तो इस केस में हार्ड डिस्क क्रैश हो सकती है। तो जिस पोजीशन पर हार्ड डिस्क क्रैश होती है वहां पे जो डेटा लॉस हो गया, मतलब जो जहां पे टच हो गया हेड वहां पे डेटा लॉस हो जाता है, वो मैग्नेटिक सरफेस खराब हो जाती है। तो इस सिचुएशन को हम बोलते हैं हेड क्रैश, और ये इसके लिए सॉफ्टवेयर होते हैं कि जितनी हार्ड डिस्क हमारी क्रैश हुई है वो रिकवर हो जाए। हेड हमारा क्या है कि या तो बिल्कुल अगर अलग हो गया या वो डैमेज हो गया, तो उसको फिर हार्ड डिस्क डिजाइनर, यानी जो जहाँ पे हार्ड डिस्क बनती है या फिर रिपेयरिंग शॉप में ही हो सकता है, या फिर उसको सॉफ्टवेयर के थ्रू अगर पॉसिबल है तो उतनी सरफेस को ब्लॉक किया जा सकता है हार्ड डिस्क की। तो हार्ड डिस्क की जो पॉसिबिलिटी है क्रैश होने की वो हम रिड्यूस कर सकते हैं। तो मतलब ये जो पॉसिबिलिटी है क्रैश होने की, इसको रिड्यूस करने के लिए जनरली क्या होता है कि हेड को अनयूज्ड ट्रैक पर माउंट करता है हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम, जब डिस्क यूज ना हो रही हो, जब सीपीयू द्वारा डिस्क यूज नहीं हो रही हो, तो वो क्या करता है कि हेड को अनयूज ट्रैक पर माउंट करेगा। अर्लियर हार्ड डिस्क एंड करंट हार्ड डिस्क। तो पहले की हार्ड डिस्क या पहले के जो हार्डवेयर थे, एज यू नो कि वो ज्यादा ससेप्टेबल थे हेड क्रैशेस के टुवर्ड्स, क्योंकि पहले क्या है कि मेटल ऑक्साइड कोटिंग होती थी हार्ड डिस्क के ऊपर। लेकिन अब क्या है कि जो करंट हार्ड डिस्क है वो लेस ससेप्टेबल है, कम मतलब प्रोन है टुवर्ड्स एक्सीडेंटल डैमेज। तो इसके बाद है हमारा डिस्क कंट्रोलर। तो डिस्क कंट्रोलर बेसिकली क्या है कि वो सरफेस है, तो सॉरी इंटरफेस सर्किटरी, जो हार्ड डिस्क के साथ हमारी सर्किटरी आती है। हार्ड डिस्क तो क्या है, सिंपली प्लेटर्स हैं, एक कॉमन स्पिंडल पर बहुत सारी प्लेट अटैच्ड है विद आर्म एंड असेंबली विद रीड राइट हेड। तो जो हमारी इंटरफेस सर्किट है हार्ड डिस्क का, दैट इज द डिस्क कंट्रोलर। तो यही इंटरफेस सर्किट हमारा कमांड रिसीव करता है फॉर रीडिंग एंड राइटिंग फ्रॉम द सीपीयू, और कमांड रिसीव करने के बाद कमांड रिसीव करने के बाद ये डिस्क को पोजीशन करता है फॉर रीडिंग एंड राइटिंग। मतलब पहले तो डिस्क को हेड को इस तरह मूव करता है कि वो करेक्ट ट्रैक पर आ जाए, और फिर करेक्ट सेक्टर पर फिर एक्चुअली रीडिंग और राइटिंग द डेटा इज परफॉर्म्ड। और इसके जो पॉइंट्स हैं वो पढ़ लो, तुम रीड आउट कर लो। डिस्क कंट्रोलर का काम ये भी है कि ये चेकसम को भी प्रोड्यूस करता है, कि चेकसम इन द सेंस कि जो डेटा रीड हो रहा है या राइट हो रहा है उसको ये चेक करता है
बाय यूजिंग द चेकसम एल्गोरिथम कि वो चेकसम जो वैल्यू आ रही है वो सही आ रही है या नहीं आ रही है। तो अगर डेटा हमारा करप्ट हो गया तो जो चेकसम की वैल्यू है वो सही कंप्यूट होके नहीं आएगी। तो चेकसम के बारे में ज्यादा अभी जानने की जरूरत नहीं है। तो अगर चेकसम गलत आ रहा है तो ये फिर से दोबारा कमांड प्रोड्यूस करके रीडिंग और राइटिंग के लिए जनरेट करेगा। अब आगे चलते हैं इसमें डिस्क कंट्रोलर में ही। तो ठीक है, इसमें अगर एक से ज्यादा सेक्टर यूज हो रहे हैं हमारे रीडिंग या राइटिंग के लिए, तो अगर वो एक से ज्यादा सेक्टर हैं अलग अलग ट्रैक पर, तो ऑब्वियसली कि टाइम टेकन विल बी द लार्ज। और अगर एक ही ट्रैक पर एक से ज्यादा सेक्टर हैं तो क्या है कि डिस्क रोटेट नहीं करती रही कंटिन्यूसली। इनफैक्ट कि थोड़ी देर के लिए स्टॉप होगी और फिर वहीं बगल में ही रीड या राइट होना है तो वो रीड राइट इजिली हो जाएगा। ठीक है, तो इसके लिए जो हमारी टेक्निक है इंटरलीविंग वगैरह, ठीक है, उसको डिटेल में नहीं हम जाते हैं। वी आर कंसर्न विद द हार्ड डिस्क। ओके, तो अब हम मूव करते हैं इसमें परफॉर्मेंस ऑफ द डिस्क, कि डिस्क का जो परफॉर्मेंस है। तो किसी भी हार्ड डिस्क का जो परफॉर्मेंस है वो 3 फैक्टर से हम मेजर करते हैं। पहले तो उसका एक्सेस टाइम, दूसरा है डेटा ट्रांसफर रेट, तीसरा है मीन टाइम टू फेल्यूर। ठीक है, तो एक्सेस टाइम के बारे में बात करते हैं। तो एक्सेस टाइम जैसे कि नाम से क्लियर है कि एक्सेस टाइम क्या है कि जितना टाइम हार्ड डिस्क को रीड या राइट करने में लगता है। मतलब रीड राइट रिक्वेस्ट इश्यू हुई और उसको कंप्लीट करने में जो टाइम लगा वो एक्सेस टाइम है। तो एक्सेस टाइम क्या है, डिफरेंट डिफरेंट टाइम का समेशन है कि रिस्पांस टाइम एंड डिफरेंट टाइम्स। आई एम कमिंग टू दैट पॉइंट। तो एक्सेसिंग इंफॉर्मेशन फ्रॉम द हार्ड डिस्क, उसमें 2 स्टेप इन्वॉल्व होते हैं कि पहले तो कि हेड हमारा राइट करेक्ट ट्रैक एंड सेक्टर पर आएगा। मतलब पहले राइट ट्रैक पर आएगा हेड, और ट्रैक पर कैसे आएगा, जो हमारा हेड है वो रेडियली इनवर्ड और आउटवर्ड मूव हो सकता है तो वो करेक्ट ट्रैक पर आ जाएगा। उसके बाद डिस्क रिवॉल्व होगी तो वो करेक्ट सेक्टर नीचे आ जाएगा। ओके, मैं थोड़ा 1 सेकंड कॉल रिसीव कर लूं। ओके वेट। हाँ, तो जो एक्सेस टाइम है, ठीक है, तो ये मैंने बता दिया। अब एक्सेस टाइम जो है हमारा वो बेसिकली डिपेंड करता है कि ट्रैक और सेक्टर के पोजीशन को, यानी करेक्ट ट्रैक और करेक्ट सेक्टर के कितनी देर में वो सही पोजीशन पर आ जा रहा है हेड के नीचे, इस पर डिपेंड करेगा। तो इसको रीड आउट कर लो, ये 3 पॉइंट हैं, इसी से रिलेटेड है। ठीक है, तो वही चीज है जो मैंने बताई थी कि ट्रैक और सेक्टर पहले उसके नीचे आ जाएंगे। तो जो एक्सेस टाइम है हमारा वो 3 तरह का टाइम से मिलके बना है। पहले तो है सीक टाइम, दूसरा लेटेंसी टाइम है, और तीसरा टाइम है डेटा ट्रांसफर टाइम। ठीक है, टाइम फॉर डेटा ट्रांसफर फॉर द डिस्क, तो इसको हम बोल सकते हैं डेटा ट्रांसफर टाइम। तो जो सीक टाइम है वो टाइम है जितना टाइम करेक्ट ट्रैक को आने में लगता है। मतलब हेड जो है करेक्ट ट्रैक पर आएगा, हेड तो रेडियली इनवर्ड एंड आउटवर्ड मूव करेगा, तो हेड क्या है करेक्ट ट्रैक पर आएगा। तो करेक्ट ट्रैक पर जितना आने में टाइम लगेगा वो होता है करेक्ट ट्रैक को, ठीक है, हेड के
हेड को करेक्ट ट्रैक तक आने में जो टाइम लगेगा वो है सीक टाइम। और लेटेंसी टाइम है कि फिर जब डिस्क को रोटेट करके जब करेक्ट ट्रैक पर आ गया हेड, तो ट्रैक पर आने के बाद अब डिस्क रोटेट करेगी सो दैट के हेड के नीचे तुम्हारा क्या आएगा, करेक्ट सेक्टर आ जाएगा। तो ये जो दूसरा वाला टाइम है कि डिस्क को रोटेट करके करेक्ट सेक्टर को हेड के नीचे लाने में टाइम है, वो है लेटेंसी टाइम। और फिर जब करेक्ट ट्रैक एंड सेक्टर मिल गया हेड के नीचे, तो फिर अब जो टाइम लगेगा वो डेटा ट्रांसफर टाइम है कि रीड या राइट के लिए। तो इनको हम तीनों टाइम को डिटेल में अगर हम तो जो मैंने शॉर्ट में बताया है तीनों टाइम, वो ये है हमारा सीक टाइम क्या है कि डिस्क आर्म या हेड को करेक्ट या रिक्वायर्ड ट्रैक पर मूव करने के लिए जो टाइम है। तो ये इस फॉर्मूले से एक्सप्रेस होगा m into n plus t। इट इज एक्सप्रेस्ड एज m into n plus t, जहां n क्या है हमारा नंबर ऑफ ट्रैक ट्रेवर्स और m है टाइम जो एक ट्रैक से दूसरे ट्रैक के बीच में मूव करने में लगा। जैसे अगर हेड ने 10 ट्रैक मूव करे तो ये क्या हो गया, जितना एक ट्रैक दो ट्रैक के बीच में टाइम मूव करने में लगेगा तो 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो और टी क्या है हमारा स्टार्ट अप टाइम और स्टॉप टाइम, कि जैसे कमांड मिली हेड को तो हेड तुरंत तो स्टार्ट कर नहीं देगा, कुछ ना कुछ कंसीडरेबल टाइम तो लेगी ना डिस्क उसको, क्योंकि हमारी नजर में तो 1 सेकंड चलो ठीक है कुछ नहीं है, या 1 मिली सेकंड तो हमारे लिए नेग्लिजिबल है, बट कंप्यूटर के सेंस में तो 1 मिली सेकंड बहुत ज्यादा है। तो जो एक्स्ट्रा टाइम लगेगा उसको रेडी होने में और स्टॉप होने में, तो वो ये टाइम है एक्स्ट्रा। तो इस तरह सीक टाइम समझ में आ गया होगा। अब हम चलते हैं एवरेज सीक टाइम की तरफ। तो अगर हम एवरेज सीक टाइम की बात करें तो जो वर्स्ट केस सीक टाइम है उसका लगभग आधा होता है इन जनरल। और अगर जो ट्रैक है हमारे, कि अगर ट्रैक में बराबर सेक्टर है, सभी ट्रैक में जनरली ऐसा होता नहीं है कि बराबर सेक्टर्स का मतलब कि जो बाहर वाले ट्रैक हैं सरफे मतलब सरकमफेरेंस के पास, उसमें ज्यादा सेक्टर होंगे क्योंकि वो ज्यादा बड़ा सर्किल होगा। तो अगर लेकिन फिर भी अगर सेक्टर्स इक्वल हैं डिस्क पर, तो ये लगभग 1/3 होगा वर्स्ट केस सीक टाइम का। तो जो टाइम है हमारा एक ट्रैक से दूसरे ट्रैक में मूव करने का, मतलब नेबरिंग ट्रैक में बगल वाले ट्रैक में, वो लगभग 1 मिली सेकेंड की रेंज का होता है। और जो एवरेज सीक टाइम है वो है हमारा 6 से 15 मिली सेकेंड की रेंज में। इसमें एवरेज में मतलब एक जनरली एक तो मूव करना नहीं हो, तो कई मूव करने हैं, कभी ज्यादा मूव करने हैं कभी कम करने हैं, तो जनरली 6 से 15 मिली सेकेंड का होता है एवरेज सीक टाइम। अब बात करते हैं ये रोटेशनल लेटेंसी या लेटेंसी टाइम की। तो लेटेंसी टाइम जैसे कि मैंने बताया कि जब हमारा करेक्ट ट्रैक आ गया तो उसके बाद डिस्क रोटेट होगी और उसके हेड के नीचे करेक्ट सेक्टर आएगा। तो ये जो टाइम है डिस्क द्वारा लिया गया, रीड कर लो इसको डेफिनेशन को। तो ऑब्वियसली कि डिस्क के नीचे जो करेक्ट सेक्टर के आने का टाइम है वो इस बात पे तो डिपेंड करेगा ही कि डिस्क कितनी फास्ट रोटेट कर रही है। तो एवरेज लेटेंसी टाइम जो है वो लगभग हाफ ऑफ द वर्स्ट केस लेटेंसी टाइम होता है, और ये 4 से 11 मिली सेकेंड की ऑर्डर का होता है। 4 से 11 मिली सेकेंड इन द सेंस कि अगर डिस्क स्लो है 5400 आरपीएम की है तो इसमें 11 लगभग मिली सेकेंड लगेगा। अगर बहुत फास्ट है डिस्क 15,000 आरपीएम की है रोटेशन पर मिनट की, तो लगभग 4 यस। तो उसके बाद है डेटा ट्रांसफर टाइम। भाई जो हमारा टाइम था ये एक्सेस टाइम, सीक टाइम, लेटेंसी टाइम एंड डेटा ट्रांसफर टाइम फॉर डेटा ट्रांसफर। तो डेटा ट्रांसफर टाइम को इसमें 3 नंबर डाल देते हैं। वो सॉरी डेटा ट्रांसफर रेट है, ठीक है। डेटा ट्रांसफर टाइम तो इसमें जो जुड़ेगा एक्सेस टाइम में वो सीक टाइम हो गया, लेटेंसी टाइम हो गया, और टाइम फॉर ट्रांसफर द डेटा मतलब डेटा ट्रांसफर टाइम। यहाँ जो हम एक्सेस वो डिस्कस कर रहे हैं वो डेटा ट्रांसफर रेट है, ना कि डेटा ट्रांसफर टाइम। तो रेट ऑब्वियसली वही है, डेटा ट्रांसफर रेट का मतलब कि पर यूनिट टाइम कितना डेटा ट्रांसफर हो रहा है।
मतलब कितना डेटा रीड या राइट हो रहा है पर सेकेंड। तो ये जनरली क्या है 4 से 8 MB पर सेकेंड होता है टिपिकली, पर सेकेंड 4 से 8 MB टिपिकल डिस्क पर। ये ओल्ड डिस्क के लिए है, थोड़ा टीवीएस डिस्क के लिए। अगर हम करंट फास्ट डिस्क की बात करें तो ये ज्यादा होगा। इस हिसाब से अगर 8 देखो तो 1 मिनट में लगभग 300-400 मतलब 250 से 500 तक MB डेटा 1 मिनट में ट्रांसफर हो सकता है, इस स्पीड की अगर हम बात करें। और फास्ट डिस्क होंगी तो और हमारा ज्यादा होगा रेट, डेटा ट्रांसफर रेट। तो डेटा ट्रांसफर रेट इज डिफाइंड बाय दिस फॉर्मूला, B डिवाइडेड बाय स्मॉल r n। B क्या है, नंबर ऑफ बाइट्स है, R रिवॉल्यूशंस ट्रैक पर सेकंड है, और कैपिटल N है बाइट पर ट्रैक। ठीक है, तो अब लास्ट उस पे आ जाते हैं, मीन टाइम टू फेल्यूर। तो बेसिकली मीन टाइम टू फेल्यूर क्या है कि ये एक तरह से एवरेज टाइम है जिसमें हमारी डिस्क को हम एक्सपेक्ट करते हैं कि फेल हो जाएगी। मतलब किसी भी डिवाइस का मीन टाइम टू फेल्यूर हम जनरल उसके जो उसकी लाइफ टाइम से चेक करते हैं। जैसे मोबाइल का है, मीन टाइम टू फेल्यूर क्या है, कोई बता सकता है कि उसकी जो एवरेज ड्यूरेशन है किसी भी स्मार्टफोन की तो कितनी होती है? हार्ड डिस्क के केस में 3 से 5 ईयर मीन टाइम टू फेल्यूर। अगर हम अपने मोबाइल फोन स्मार्टफोन की बात करें तो जनरली कितनी है मीन टाइम टू फेल्यूर, कितना है उसका ड्यूरेशन लगभग एवरेज? आई थिंक इट विल बी 2 to 3 ईयर्स, 2 to 3 ईयर्स। इसके बाद चलने को कोई चल जाए वो बात अलग है। जैसे आदमी का बोलते हैं ना कि हम एवरेज लाइफ कितनी है, तो हम बोलते हैं कि हाँ 75 या 80 समथिंग बोलते हैं, लेकिन कोई जरूरी थोड़ी है कि आदमी 80 ईयर्स में डाई हो जाएगा। इट कैन बी मोर देन 100 ईयर्स ऑल्सो इन सम एक्सेप्शनल केसेस, और कोई आदमी उससे पहले भी डेथ को हो जाता है। तो ये जो मीन टाइम टू फेल्यूर है हार्ड डिस्क का, तो 3 से 5 ईयर है। ठीक है, तो बाय दिस वी हैव कंप्लीटेड टुडेज डिस्कशन। ओके, तो आज का हम यही खत्म करते हैं ये डिस्कशन। और फिर हाँ, अगर किसी को कुछ पूछना हो, he or she can ask।